जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट। आपको मालूम है ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जैसे कि इसका एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, उससे तो बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन है, उससे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं हम उनको नोट करते जाएंगे। नहीं भी कर पाते तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से जाके आप इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए एक बहुत कॉमन सा क्लासिफिकेशन है। आपको मालूम है कि जब हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग बेसिस पे अलग अलग होता है। अभी अगर हम कंडक्टिविटी के बेस पे करते हैं तो सबको मालूम है कि मटेरियल्स जो आपके होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं हम वन बाय वन इनको समझते हैं। First one is insulator. That means that those materials whose electrical conductivity is negligible are called insulators. या simply हम कह सकते हैं the materials in which current could not flow. जिनमें current flow नहीं हो सकता या जिनमें charges move नहीं कर सकते, those are called the insulators. Second one is conductors. That means the materials whose electrical conductivity is very high are known as conductors. जिनकी conductivity बहुत high होती है। Conductivity के high होने का मतलब क्या है कि इनमें जो current है वो easily फ्लो हो सकता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी है या अदर भी जितने भी मेटल्स होते हैं या अलॉयज होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम जबकि सेमीकंडक्टर्स से ज्यादा होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और बेसिकली अगर इनकी बात की जाए तो ये वो मटेरियल होते हैं जो लो टेम्परेचर और प्योर स्टेट में तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट अगर इनके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए या इनमें कोई इंप्योरिटी मिक्स कर दी जाए देन दे विल बिहेव लाइक कंडक्टर्स। और इनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें। फिलहाल में अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमको इन डिटेल जो यूज करना है वो यूज किसका करना है, कंडक्टर्स का, क्योंकि चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो वो कैटेगरी कौन सी है, कंडक्टर। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में होगा, कंडक्टर के बारे में होगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए बेसिकली जब हमने कंडक्टर की बात की ही है तो कंडक्टर में हमने डिफाइन क्या किया था, मटेरियल्स इन विच करंट कैन फ्लो। अब बात आती है कि ये करंट क्या है। सिंपली अगर हम करंट को डिफाइन करते हैं तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम किसी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जो चार्ज होता है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करने लगता है। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सिंपली जो डिफाइन किया है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर चार्ज विल फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब इसका मेजरमेंट करंट का कैसे करते हैं, देखो डेफिनेशन थियोरेटिकली तो मिल गई। When potential difference is applied, charge will flow from one end to another end of conductor. This flow of charge is called current. But what is the magnitude? तो magnitude के लिए हमने क्या डिफाइन किया, rate of flow of charge. Rate of flow of charge is called current. Current को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। I is equal क्या होगा, Q by T। या तो हम Q by T यूज कर सकते हैं या इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, और we can write it I is equal dQ by dt। Q by T या dQ by dt। अब देखो ये दो फॉर्मूले हैं, बेसिकली है तो सेम लेकिन इनको हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। क्यों, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमको एवरेज करंट निकालना होता है। दैट मीन्स हमको करंट चार्ज का अमाउंट दिया जाएगा, टाइमिंग दी जाएगी तो हम डायरेक्टली इससे। लेकिन जब हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होता है या जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, मतलब कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है, देन वी विल यूज I इज इक्वल dQ by dt। हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करें, दोनों ही फॉर्मूले से अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड या इसी को क्या बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसी क्वांटिटी है, चार्ज को वैसे तो टेंसर होती है बट हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज इसमें डायरेक्शन मतलब ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। अब बात जब डायरेक्शन की आती है तो स्केलर हम इसको बोल रहे हैं, एक्चुअली ये होती कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, टेंसर क्वांटिटी होगी। और जब इसकी टेंसर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन जो होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एंड की तरफ फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, करंट का V इज इक्वल क्यू बाई टी, V इज इक्वल सॉरी I इज इक्वल क्यू बाई टी। अब देखो Q क्या है, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है किसी सेल से या बैटरी से, और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको ये मालूम है कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, और मान लीजिए Q चार्ज फ्लो होता है, इसमें कितना चार्ज फ्लो होता है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम इंटरवल T फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड तक Q चार्ज T टाइम में फ्लो होता है। आपको ये भी मालूम है कि जो Q होता है दैट इज इक्वल N इंटू E बाई टी, क्योंकि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट मींस द ओवरऑल चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, N इंटू E, फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल N इंटू E बाई टी। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आ रहा है I इज इक्वल N इंटू E बाई टी। कंडीशन हमारे पास क्या है, एम्पियर की डेफिनेशन निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर 1 एम्पियर, कितने के लिए बात करते हैं हम, 1 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है I इज इक्वल N इंटू E बाई टी। अगर आप यहां से N की वैल्यू निकालते हो तो N इज इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाई ई, I इंटू टी बाई ई। क्लियर, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1, टाइम भी मान लीजिए 1, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। दैट मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में पास होता है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। यानी कितना करंट, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट है तो उस कंडक्टर के थ्रू पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। और इसी को हम एम्पियर की डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं यहीं से। दैट मींस इफ I इज इक्वल 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल 1 सेकंड, देन ठीक है, देन आपको मालूम है N इज इक्वल क्या आया, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। दैट मींस इफ 6.25 into 10 to the power 18 electrons are passing through a conductor per second, then the current in conductor is called 1 ampere. क्लियर है, तो 1 एम्पियर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकंड कितना होता है, 6.25 into 10 to the power 18। और यहीं से हम एम्पियर की डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, सम इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं। करंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं देख लीजिए। पहला, इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ये बात अभी हम पहले भी कर चुके हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। और जो मूविंग चार्जेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक, अब ये जो चार्ज है वो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग रीजन से फ्लो करता है। जैसे हम बात करते हैं इन द मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम बात करते हैं आयनाइज्ड गैसेज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जिनको लिक्विड कंडक्टर बोला जाता है, द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मेटल्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। वही अगर हम गैसेज में करते हैं, आयनाइज्ड गैसेज में या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो वहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो चार्ज का फ्लो कराते हैं। क्लियर, इन सेमीकंडक्टर्स, अब अगर सेमीकंडक्टर में बात करते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पार्शियली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शियली ड्यू टू होल्स। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं। तो पार्शियली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शियली ड्यू टू होल्स। ठीक, तीसरा दिया इन मेटल्स, मेटल्स में अगर हम बात करते हैं, द चार्ज कैरियर्स इज क्वाइट लार्ज। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर हैं, कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए देखो चार्ज कैरियर का मतलब जो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं, या जो पार्टिकल या जो मेथड यूज होता है। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में ज्यादा है, देन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर इज मोर। तो यही बात बोली गई है कि चार्ज कैरियर जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर काफी ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं, दैट इज अबाउट 10 टू दी पावर 20 पर मीटर क्यूब।
इनकी जो डेंसिटी होती है पर मीटर क्यूब में कितने चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं 10 to the power 20 एंड हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं अदर कंडक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इसमें ज्यादा है पर मीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट की बात करते हैं तो बेसिकली करंट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एसी। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इन डायरेक्ट करंट पोलरिटी, जो पोलरिटी जो होती है, पोलरिटी का मतलब जो डायरेक्शन होती है करंट की, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि पोलरिटी चेंज नहीं होती। अगर किसी भी सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है और करंट की पोलरिटी यानी कि जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहने का मतलब है चेंज ना हो, देन द करंट इज कॉल्ड डीसी। अब अगर वही करंट अल्टरनेटिंग करंट होगा तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इन अल्टरनेटिंग करंट polarity of current change periodically and magnitude change continuously, यानी कि ऐसा करंट जिसकी पोलरिटी पीरियोडिकली चेंज होती है और जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा और जो पोलरिटी होगी वो कैसी चेंज हो रही होगी, पीरियोडिकली। जबकि अगर हम यही डीसी में बात करते हैं तो डीसी में पोलरिटी दैट मीन्स डायरेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है तो वही डीसी कौन सा होता है, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर नहीं बदलता तो वही डीसी बोला जाता है स्टेडी डीसी। और अगर डीसी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसी करंट को क्या बोलते हैं, वेरिंग डीसी। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज। तो डीसी में भी दो टाइप होते हैं, एक स्टेडी डीसी और एक वेरिंग डीसी। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड स्टेडी डीसी, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेरिंग डीसी। बट पोलरिटी चेंज नहीं होगी इसमें किसी भी कंडीशन में। तो अब अगर हम इसके लिए करंट के लिए करंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, मतलब तो ये देखो ये टाइम, ठीक है, ये क्या हो गया करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, हमने बोला पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन क्या होगी, पीरियोडिकली चेंज होगी, और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। क्लियर। देखो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है। वहीं अगर हम इसके लिए बनाते हैं स्टेडी डीसी के लिए, और वही अगर हम किसके लिए बनाते हैं, वेरिंग डीसी के लिए बनाते हैं, तो इनके करंट टाइम ग्राफ कैसे दिखाई देंगे वो भी समझ लीजिए। क्योंकि स्टेडी डीसी में मैग्नीट्यूड कैसा दिखाया है, कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज होती ही नहीं है, तो ऐसा बनेगा इसका। और वहीं अगर वेरिंग डीसी है तो वेरिंग डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो करंट ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है, कैसा भी हो सकता है, बस क्या होगा, बिलो द लाइन नहीं जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट मैग्नीट्यूड कैन चेंज। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, दो टाइप का है, एसी और डीसी। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन। अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि मेटल्स में चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, या यूं कहें कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, या किस पे बात करते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो या एट रूम टेम्परेचर, सिंपल सी बात करते हैं, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड, नो पोटेंशियल अप्लाइड। अब समझिए, रूम टेम्परेचर पे जब कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता, एट दैट सिचुएशन अगर हम कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
क्यों होते हैं वो भी समझ लीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहां से आया इसकी भी हम जरा बात कर लेते हैं। देखो आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर पे होता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होती हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इनरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोज आर टाइटली बाउंड विद न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस। इवन एट रूम टेम्परेचर इन कंडक्टर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? यानी कि आपको ये बात तो कॉमनली मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाएगा। लेकिन कंडक्टर्स का केस क्या है, कंडक्टर्स में इवन एट रूम टेम्परेचर दे विल गेट सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे विल लेफ्ट देयर ऑर्बिट एंड मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकलने के बाद ये कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करने लगते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो रूम टेम्परेचर पे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस टाइप का, इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता, दैट मींस द नेट करंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो रूम टेम्परेचर पे जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो प्रोसीजर क्या था, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द नेट मूवमेंट ऑफ करंट इज जीरो, दैट मींस नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज इज जीरो, दैट मींस द करंट इज जीरो। बट जब हम क्या करते हैं, व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल applied across ends of conductor, ends of conductor, अगर हम यही कंडक्टर के एंड्स पे क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो पोटेंशियल अप्लाई करने की सिचुएशन में देखो, ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड्स पे आपने क्या किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया। पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या है, एक एंड आपका हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, एक एंड क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल पे, यानी कि ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इनसाइड द कंडक्टर। पोटेंशियल अप्लाई करने पे क्या होगा, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक क्या प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ। And due to this electric field all electrons will experience force on electron। due to this electric field all electrons will experience force, या हम कह सकते हैं due to this electric field force will work on electrons। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, एंड ड्यू टू दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड दे विल एक्सीलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, दैट मींस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, क्या ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, ड्यू टू द फोर्स ये क्या जा रहे हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मींस द नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल स्टार्ट, दैट मींस द करंट विल डेवलप। यानी कि जैसे ही ये पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स, और उस फोर्स के कारण सारे इलेक्ट्रॉन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट एक्सीलरेट करेंगे, दैट मींस क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा किसमें, कंडक्टर में, क्योंकि अभी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो ओवरऑल मूवमेंट जीरो था, बट अब ओवरऑल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। यहां पे एक चीज हमको समझनी है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा और इस फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करे, एक्सीलरेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन अगर हो रहा है दैट मींस वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी नहीं। और दूसरी बात ये भी समझनी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट,
दे विल रेगुलरली कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द पॉजिटिव आयन। ये सारे इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि स्मूथली चले जाएंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते इस टाइम क्या होगा, ये रास्ते में कोलाइड भी करेंगे पॉजिटिव आयन के साथ या एक दूसरे से, और ड्यू टू दिस कॉलिजन इनकी जो स्पीड होगी वो बार बार चेंज होगी। ठीक, अब यहीं से अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक टर्म डेवलप होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या अभी हमने डिफाइन किया कि व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे विल रेगुलरली कोलाइड। अब जब कॉलिजन होगा तो स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी। इन दैट सिचुएशन द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड in a metallic conductor in opposite direction of applied electric field is called drift velocity। represent करते हैं किससे, vd से। क्लियर। दूसरा टर्म यहां से जनरेट होता है रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, अब रिलैक्सेशन टाइम को भी समझिए। जैसे भी हमने बात की कि ये कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर के एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट का मतलब एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक, एंड दे विल रेगुलरली कोलाइड। अब इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकरा रहे होंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने में एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराएंगे तो लगातार दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम गैप होगा, दैट टाइम गैप इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो बार टकराने के बीच में जितना रिलैक्स कर पाते हैं वो। अब जब ये एक बार टकराएगा, टकराने से क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि फोर्स कंटिन्यूअसली वर्क कर ही रहा है, यानी कि एक पहली बार टकराने से दूसरी बार टकराने के बीच का इसका जो टाइम होगा, उतने टाइम में ये क्या कर रहा होगा, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। दैट मीन्स जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली एक्सीलरेट कर सकता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला, द शॉर्ट टाइम फॉर विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सीलरेटेड बिफोर इट अंडरगोज कॉलिजन with the positive ion is called relaxation time। ऐसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, the average time that an electron spends between two successive collision। average time that an electron spends between two successive collisions is called relaxation time। represent करते हैं टाउ से, and the relaxation time is of the order of 10 to the power minus 14 second। clear। नेक्स्ट हम इससे डेवलप होता है मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम, इसके बाद क्या आता है, मीन फ्री पाथ। अभी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स का रेगुलर कॉलिजन होगा और दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम गैप होगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम यही बात करें कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम गैप होगा, उतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो रहा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट कर रहा है दैट मीन्स वो ट्रेवल कर रहा है, तो उतने टाइम में उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन रिलैक्सेशन टाइम, the distance, average distance traveled by electron between two successive collision is called mean free path। clear। तो इलेक्ट्रॉन मॉडल से हमको तीन क्वांटिटीज मिली, मीन फ्री पाथ, पहले मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर मिला रिलैक्सेशन टाइम, फिर क्या मिला, मीन फ्री पाथ। क्लियर। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमको ये बात मालूम है कि कंडक्टर, अगर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ये कंडक्टर है, ठीक है, इस टाइप से कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बैटरी से, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। अब देखो पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे होंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। तो करंट तो थ्रू आउट द कंडक्टर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, दूर दूर होंगे क्योंकि एरिया ज्यादा है, और जहां कैसा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, डेंस होंगे, पास पास होंगे, डेंसिटी ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा है वहां डेंसिटी कम। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर आप निकालते हो एट द टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए ओवरऑल करंट तो सेम है। यहां से एक नया टर्म डेवलप होता है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। सिंपली द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग
current density at any point inside a conductor is defined as the electric current per unit infinitesimal area normal to the direction of flow of current. It is denoted by J. That means the current density is a vector quantity whose direction is in the direction of electric field. तो सिंपली क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि J इज इक्वल क्या होता है, I बाई A. ठीक, हमको ये भी मालूम है J कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर J वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां से जब हम बात करते हैं I जो आपका होता है I, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल J वेक्टर डॉट A वेक्टर. ठीक, J आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. अगर हम यहाँ से इसका SI यूनिट निकालते हैं तो देखो इसका जो SI यूनिट होगा क्या होगा, करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? दैट मीन्स द करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना है, इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन, जो अभी हमने पढ़ा था. क्या था इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट या इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. हम उसी को लेके चलते हैं. सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास, ये इस कंडक्टर के एंड्स पे हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या बोला था, एक मैकेनिज्म समझो. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे. और ड्यू टू द फोर्स इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे. यानी कि एक्सीलरेट करने का मतलब है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, उससे मूव करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. अब यहां पे देखो, अगर हमें रिलेशन प्रूव करना है तो रिलेशन प्रूव करने के लिए हम लेते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड. हम नोट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अब यहां पे देखो कितना फोर्स होगा, तो फोर्स के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल क्या होता है, E इंटू क्यू या Q इंटू ई. तो F वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू ई. अब देखो Q इंटू ई चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल माइनस E इंटू ई वेक्टर. इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि आपको ये मालूम है नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं. दूसरा क्या क्या है, बट फोर्स व्हाट, अगर यहाँ बात करते हैं, सॉरी, ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट. इस फोर्स के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं. अगर इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहे हैं तो आपने ये भी पढ़ा है, F इज इक्वल क्या होता है, m इंटू ए. अब अगर हम यहाँ पे F की वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस E इंटू ई इज इक्वल m इंटू ए. तो अगर हम A वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो A वेक्टर इज इक्वल क्या आएगा, व्हाट इज A वेक्टर, A वेक्टर इज इक्वल माइनस E इंटू ई वेक्टर बाई m. ये फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ठीक, लेकिन आपको ये भी मालूम है, बट जो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक बात समझो, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी कंसीडर करी जा रही थी, 0. अब कितनी एवरेज वेलोसिटी आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है. दैट मीन्स यहाँ पे जो A वेक्टर होगा वो क्या होगा, VD माइनस 0
बाई टाउ, और ये एक्सेलरेट करने में कितना एवरेज टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो यहां से अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल वी डी बाई टाउ। अच्छा, अब ए वेक्टर की ये जो वैल्यू आपको यहां मिली थी ये इसमें आप प्लेस कर दो। ये वैल्यू जब हम इसमें प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम इज इक्वल बी डी वेक्टर बाई टाउ। दैट मीन्स जो वी डी आपके पास आया, वी डी वेक्टर इज इक्वल, टाउ इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू ई वेक्टर, या हम कह सकते हैं ई इंटू टाउ, ई इंटू टाउ बाई एम, और इधर क्या हो गया, ई वेक्टर। क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। क्लियर? तो सिंपल सा प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म हमने यूज किया था उसी मैकेनिज्म के बेस पे इसको प्रूव करते जा रहे हैं। क्या? कि व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड ए कंडक्टर, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दे विल एक्सीलरेट। तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सीलरेट होते हैं, तो फोर्स और एक्सीलरेशन को कंपेयर करके हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू आ गई एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो प्लेस किया तो रिलेशन क्या आया, वी डी इज इक्वल माइनस ई इंटू टाउ अपॉन एम इंटू ई वेक्टर। यहाँ पे माइनस के साइन होने का सिंपल सा मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और अगर यहाँ से रिलेशन की बात भी करते हैं तो यहाँ से कॉमन रिलेशन हमको मिला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज ये कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनके बीच अगर ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन फाइंड किया था, नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट। प्रोसीजर सेम रहेगा। क्या? लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर दैट इज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। हमने कंडक्टर लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कितना मानते हैं, ए, एंड लेंथ एल, लेंथ एल। सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया इस पे कितना, V। लेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कितना मान लिया हमने, n मान लिया। ठीक, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कितने हो गए, n। We know when we will apply potential difference across the ends of conductor, due to the induced electric field, electrons will move opposite to the direction of applied field with an average velocity Vd, that is called the drift velocity। यानी कि जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो एक एवरेज वेलोसिटी Vd से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब देखो हमको फाइंड करना है करंट, और करंट का कॉमन फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकालते हैं तो चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी समझिए। ठीक, चार्ज की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर, पासिंग थ्रू कंडक्टर कितना होगा, Q इज इक्वल, हमको क्या मालूम है, दैट इज इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, n, वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक, तो Q इज इक्वल क्या आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक चीज और मल्टीप्लाई होगी, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, E, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, या इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट इज इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी, n, वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, a इंटू एल, यानी कि एरिया इंटू लेंथ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, E। चार्ज कितना आया, n इंटू ए एल इंटू ई। फाइंड आउट हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट। नाउ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, पासिंग थ्रू कंडक्टर। तो देखो कंडक्टर के थ्रू पास होने वाला करंट, करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, करंट इज इक्वल क्या होता है, I इज इक्वल क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू रखते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है, N इंटू ई इंटू ए इंटू एल अपॉन टी, एन ई ए एल अपॉन टी। अब यहाँ पे देखो I इज इक्वल एन ई ए और ये L बाई टी। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन टाइम, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंडक्टर, अपॉन टाइम, L अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, एन ई ए वी डी। क्या फॉर्मूला आया, एन ई ए वी डी। क्लियर। दिस इज द रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सा लॉजिक है, करंट इज इक्वल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर हमने फाइंड कर लिया, और उसी चार्ज से हमने इसमें वैल्यू प्लेस करके फाइंड कर लिया, I इज इक्वल एन ई ए वी डी। दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रिलेशन आपको मिल गया। ओके, नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। समझना जरा इसको, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। जैसे अभी हमने बोला कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एंड्स पे, तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक। और इस ड्यूरेशन में या इस मूवमेंट के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रोसीजर कैसे था, वो बहुत कॉमन था कि व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, due to the potential difference electric field is induced inside the conductor, and due to this electric field force will work on electron, and due to the force electron will accelerate or move with drift velocity। clear। that means drift velocity किस पे डिपेंड करती है, applied potential पे, या indirectly अगर हम बात करें तो drift velocity किस पे डिपेंड करती है, electric field developed inside the conductor। in that case the mobility of free electron is defined as the drift velocity of electrons per unit electric field applied। applied electric field per unit electric field applied की जो drift velocity होगी, यानी कि जब आप कंडक्टर की बात करते हो तो जब कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, हमने क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या होगा, when you will अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और ड्यू टू द फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट एंड मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दैट केस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक, क्या हमने डिफाइन किया, जो डिफाइन कर रहे हैं यहां से क्या आया, म्यू इज इक्वल वी डी अपॉन ई। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज डिनोटेड बाई म्यू ई। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे Vd की वैल्यू प्लेस कर लें, तो Vd की वैल्यू अभी जस्ट अभी हमने क्या फाइंड करी थी, अभी हमने रिलेशन इसका फाइंड किया था, Vd का क्या आया था, E इंटू टाउ बाई एम इंटू ई। ठीक, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड बेस पे इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी E इंटू टाउ बाई एम इंटू ई, और ये क्या हो गया E। अब की बार क्या होगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा, म्यू इज इक्वल E इंटू टाउ बाई
m. This is the mobility of charge carrier. क्लियर? यहां से एक बात याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि हम अप्लाइड पोटेंशियल को डबल कर दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। कई बार लोगों को लगता है अप्लाइड पोटेंशियल डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नहीं होती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? दैट विल डिपेंड ओनली ऑन टाउ, क्योंकि ई और एम क्या है? कांस्टेंट है। ई और एम अगर कांस्टेंट है तो यहां से क्या निकलता है? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? ये सिंपल सी अगर हम बात करें, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रिलैक्सेशन जो टाइम है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट मींस आपकी जो मोबिलिटी होगी वो भी टेम्परेचर के अलावा आप पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके चार्ज कैरियर की चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। क्लियर? नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। अब देखो हमने करंट के बारे में स्टडी किया, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? बहुत आसानी से इसकी बात करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर के एंड्स पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। वी नो व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोड्यूस होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड हमको ये भी मालूम है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? अप्लाइड पोटेंशियल पे। जितना ज्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी पढ़ा आई इज इक्वल क्या होता है? NEAVD। तो एक सिंपल सा रिलेशन है कि पोटेंशियल पे डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या डिपेंड करता है? करंट। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है? दैट मींस ओम्स लॉ क्या है? एक सिंपल सा रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of conductor is directly proportional to the current passing through it. हम पोटेंशियल को कैसे मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। क्योंकि सिंपल सा बात है, पोटेंशियल पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे करंट। तो करंट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है? पोटेंशियल उतना ज्यादा। करंट अगर कंडक्टर में कम फ्लो हो रहा है दैट मींस पोटेंशियल उतना कम है। तो यही डिफाइन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided the physical conditions do not change. कंडीशन भी यहाँ पे एक अप्लाइड कर दी, क्या कि फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होंगी। फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है? नॉर्मली टेम्परेचर चेंज ना होगा। ठीक, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या बोला गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? V अपॉन I इज इक्वल constant and that is equal to R. This is Ohm's law. This is Ohm's law. So V upon I is equal constant and that is equal R. And later this R is known as resistance. ये जो constant है R, इसी R को क्या बोला गया? This is known as resistance. ठीक, बट अभी हम इसको resistance नाम नहीं देते, अभी हम केवल ये समझते हैं V upon I is equal constant. क्लियर? अभी हमने बोल तो दिया, अभी हमने लॉजिकली भी बताया था कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इसको प्रूव भी करना होगा। यानी कि ये ओम्स लॉ वैलिड है या नहीं है, ये भी हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। सिंपल सा वही इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन यूज करना है। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर दैट इज ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है? A। सपोज potential difference of V volt is applied across its ends. ठीक, as we know when we will apply potential difference across its ends, an electric field is induced inside the conductor, and due to that electric field free electron will move in a definite direction with drift velocity Vd. Suppose the density of electrons per meter cube या number of electrons per meter cube of conductor is n. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है?
n है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल n, रिलैक्सेशन टाइम कितना हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हम ये मान लेंगे कि इसके लिए कितना है टाउ, लेंथ कंडक्टर की कितनी है हमने मानी है l, एरिया कितना माना है कंडक्टर का, एरिया इज a। ठीक, अब इन पैरामीटर्स के साथ देखो, इन पैरामीटर्स के साथ देखना, वी नो करंट इन कंडक्टर, करंट इन कंडक्टर। देखो जब ये आप अप्लाई करोगे तो ये सब कुछ होगा और कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस होगा कितना I। तो करंट इन कंडक्टर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा करंट, I इज इक्वल एन ई ए वी डी, बट वी डी के बारे में भी आपको मालूम है कितना होता है, तो वैल्यू रखते हैं एन ई ए, वी डी इज इक्वल क्या होता है E इंटू टाउ अपॉन एम इंटू ई। क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू ई। ठीक, आपको ये भी मालूम है कि जो आपका यहाँ पे आई इज इक्वल एन ई स्क्वायर, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बट जो आपका ई होता है ई इज इक्वल क्या होता है वी अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ कंडक्टर, तो ई इज इक्वल वी अपॉन एल। अगर E इज इक्वल वी अपॉन एल है देन वी कैन राइट I, क्या लिख सकते हैं I इज इक्वल एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू वी बाई एल। अब जरा देखो I को हम इधर शिफ्ट करते हैं, बाकी सब कुछ हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल, या हम सिंपली बात कर लेते हैं V अपॉन आई, सॉरी V अपॉन आई इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट करिए L इंटू एम, L इंटू एम इधर जाएगा और एन ई स्क्वायर ए टाउ इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब इसमें से देखो क्या क्या चीजें ऑलरेडी कांस्टेंट हैं, L M N ई स्क्वायर ए टाउ, इनमें से दो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, क्या m और e। क्लियर। और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी चेंज नहीं होगी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होगा। दैट मींस अगर हम इस पूरे में क्या मान लें टेम्परेचर कांस्टेंट मान लें, इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है इन दैट सिचुएशन L इंटू एम बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ कैसा हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा था, बाकी दो तो ऑलरेडी कांस्टेंट थे। और अगर ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा हेंस वी कैन राइट द V अपॉन आई इज इक्वल constant. Now we proved that the ratio of potential difference across applied across the ends of conductor to the current passing through the conductor is always constant when the temperature remain constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V अपॉन आई का जो रेशियो होगा वो कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को बाद में हमने क्या नेम दिया है R, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। क्लियर। तो देखिए यहां भी हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन को यूज किया और इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन को यूज करके हम आसानी से वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। अब देखो रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, क्लियर। अब देखो रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर क्या है, अभी हमने पीछे बात करी तो रेजिस्टेंस के बारे में तो हमने पढ़ा क्या था V अपॉन आई इज इक्वल R, बट हम इसको डिफाइन क्या करते हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी करंट जब फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होते टाइम कंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए, मतलब जो अपोजिशन ऑफर करेगा यानी कि अपोज करेगा, दैट अपोजिंग नेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, कैसे हम मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स टू द रिजल्टिंग करंट थ्रू द कंडक्टर, यानी कि जो R होता है वो किस किस का रेशियो होगा V अपॉन I का,
और थोड़ी ही देर पहले अभी हमने इसका क्या फाइंड किया था, L इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर? दिस इज द रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब अगर हम यहां से इसकी एसआई यूनिट फाइंड करते हैं तो बेटा देखो एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्टेज की एसआई यूनिट होती है वोल्ट पोटेंशियल की, करंट की क्या होती है एम्पियर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम क्या लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ओम। क्या लिखते हैं ओम, सिंबल क्या होगा ये ओमेगा। ओम क्यों नाम दिया, क्योंकि ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला हमको मिला था, तो उनके रेस्पेक्ट में इसको यूनिट को नाम दे दिया गया ओम। क्लियर? नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वी नो जो आर होता है वो किसके इक्वल होता है V अपॉन आई के, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यानी कि जो R है किसके इक्वल है L इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इनमें से दो क्वांटिटीज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बाकी के जो टर्म है वो डिपेंड करते हैं किसी ना किसी फैक्टर पे। तो अगर इन दो कांस्टेंट को हम रिमूव कर दें तो इन दो को रिमूव करने पे हमको क्या मिलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यानी कि यहां से अगर हम 1 बाई 1 देखें तो पहला हमको क्या मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, that means the resistance of conductor is directly proportional to its length. Second हमको क्या मिला, R is inversely proportional to A, that means resistance is inversely proportional to the area of cross section of conductor. Third हमको क्या मिला, R is inversely proportional to N, that means number of free electrons per meter cube of conductor। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है depends on nature of material, depends on nature of material and किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक, ये n। ठीक, दूसरा हमको अगला और क्या मिल रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब ये जो आपका टाउ है, ये टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट विल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कुल मिला के देयर आर 4 फैक्टर्स दोज कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की रेजिस्टेंस। सेकंड इज एरिया ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड इज द नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। क्लियर? तो टेम्परेचर के कैसा होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम। ओके, नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। अब देखो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप क्यों हुआ, हमको ये तो मालूम है कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन जो ऑफर करेगा वो रेजिस्टेंस होगा, बट क्या अपोजिशन ऑफर करता है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर में अगर हम बात करें तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कॉलिजन होगा। हमने ये बात बोली थी, ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से मूव करके दूसरे एंड तक जाएंगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे, इनमें क्या होगा, बार बार कॉलिजन होगा। और ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो क्या होगी, इंटरप्ट होगी। जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना चाहिए था जल्दी, वो इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा। ड्यू टू द कॉलिजन बार बार क्या होगा, रुक के जाएगा। यही जो कॉलिजन होता है यही रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब अगर कॉलिजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाए तो करंट ज्यादा होगा, क्योंकि I इज इक्वल क्या होता है, Q/T। तो ड्यू टू द कॉलिजन टाइम इंक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अपोजिशन। तो क्या कॉज है, कॉज के बारे में बात करते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल और बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द positive terminal of battery. When free electrons flows from one end to the another end of the conductor, they collide with the positive ions
in the conductor, this collision offers opposition or resistance to the flow of electron through the conductor। देखिए वही collision जो होता है यही collision resistance ऑफर करता है, कुछ नया नहीं आता। collision के कारण ही मोशन अपोज होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। अब देखो, इफ वायर इज इलोंगेटेड n टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस। देखो अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर हमको ये बोल दिया जाए कि इट इज इलोंगेटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो एक बात तो क्लियर है कि जब इलोंगेशन होगा तो एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एरिया को भी हम उसमें इंक्लूड करके जब सॉल्व करते हैं तो हमको एक रिलेशन मिलता है, दैट मे बी रिटन एज R2 इज इक्वल n स्क्वायर इनटू R1, वेयर n इज द n, मतलब n का मतलब क्या है, जितने टाइम हम इलोंगेट इसको कर रहे हैं। वही अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि एक वायर को हम इलोंगेट करते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, n टाइम डिक्रीज हो जाता है, तो n टाइम डिक्रीज हो जाता है। इफ वायर इज इलोंगेटेड एंड इट्स रेडियस बिकम्स 1/n, ठीक है, रेडियस बिकम्स 1/n टाइम्स, तो रेडियस अगर 1/n टाइम्स हो जाएगी तो क्या होगी, टू इट्स ओरिजिनल रेडियस, देन इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल n पावर 4 ऑफ R1। ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, n टाइप या परसेंटेज जब हमको दिया जाए तो हम इन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अब देखो अभी हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है उसको, जो हमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंस चाहिए थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ये बात तो क्लियर है, ठीक, ये चीज समझिए। और ये n और टाउ दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे जो हम वेरिएशन इसका पढ़ेंगे वो वेरिएशन हम किसके लिए लेते हैं, फॉर कंडक्टर्स। ठीक, कंडक्टर्स में आप एक चीज समझिए, कंडक्टर्स में जो n होता है वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। क्या डिपेंड करता है, टाउ डिपेंड करता है। क्या, कैसे डिपेंड करता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर को हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है टाउ वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होगा, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो तेज हो जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, कॉलिजन बहुत फास्ट होंगे, और कॉलिजन जब बहुत फास्ट होंगे दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा दैट मींस यहाँ से बहुत क्लियरली हमको समझ में आता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होने पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, वो भी समझ लीजिए। अब इसका वेरिएशन भी समझते हैं। सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास ये, ठीक, अगर हम इस कंडक्टर के बारे में बात करें एट टेम्परेचर θ1, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना था R1। सपोज इसका टेम्परेचर बढ़ा के हमने कितना कर दिया, θ2 कर दिया, रेजिस्टेंस इसका हो गया R2। तो एक बात समझिए कि फॉर कंडक्टर्स जो आपका चेंज इन टेम्परेचर हो, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब R2 माइनस R1। क्या होता है ये R2 माइनस R1 दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। R2 माइनस R1 पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के, कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था ये उस पर भी डिपेंड करता है। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी में जो आपका ये R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो, चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम यहां से इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो इन दोनों को मर्ज करने पे हमको एक कॉमन सा रिलेशन मिलता है R2 माइनस R1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 इंटू θ2 माइनस θ1। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम अगर यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा क्या, R2 माइनस R1, कांस्टेंट यहाँ पे आ गया अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1।
अच्छा R1 और था यहाँ पे, क्या और है, R1 और है अल्फा, ये R1 θ2 माइनस θ1। क्लियर। अब अगर हम यहीं से वैल्यू फाइंड कर लें किसकी, अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी वो भी समझिए। यहां से जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट θ2 माइनस θ1। क्लियर है। दिस इज अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा इज ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो ये डिपेंडेंसी आ गई, हम इस फॉर्मूले से टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। ओके, नेक्स्ट इज द कार्बन रजिस्टर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए हम कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं। अच्छा, ये कार्बन रजिस्टर होते क्या हैं, इनकी भी बात समझ लीजिए। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सर्किट को रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, एंड दोज आर कॉल्ड कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जो होता है, ये डायग्राम सामने दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का होता है एलिमेंट। इस पे क्या होती हैं, और मोस्टली 3 या 4 में से तो 4 बैंड होते हैं, बट कुछ पे क्या होता है 3 बैंड होते हैं। ये जो बैंड बने होते हैं इन पे, ये इसके रेजिस्टेंस की काउंट को बताते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग के 3 बैंड हैं, ये 3 बैंड क्या बताते हैं, ये रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड को। और ये चौथा बैंड जो होता है, दिस विल रिप्रेजेंट द टॉलरेंस। अब इन स्टार्टिंग के 3 बैंड में देखो, इन स्टार्टिंग के 3 बैंड में पॉसिबली 10 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। इन 3 में से भी स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं, 2 बैंड होते हैं, ये दो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तीसरा होता है, दिस विल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर को। और ये चौथा वाला आपको मालूम है टॉलरेंस। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इसका कलर, मतलब कैसे हम डिजिट फाइंड करेंगे, तो ये 10 कलर्स हैं, इन 3 में यही 10 कलर होंगे। ठीक, अब इस कलर कोड के लिए देखो, अगर ब्लैक यूज हो रहा है किसी जगह, तो ब्लैक का जो डिजिट होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बैंड में अगर ब्लैक यूज हो रहा है तो इसका डिजिट कितना होगा, 0। अगर ब्राउन यूज हो रहा है फर्स्ट और सेकंड में, इसका डिजिट कितना होगा, 1। रेड यूज हो रहा है 2, ऑरेंज यूज हो रहा है 3, येलो यूज हो रहा है 4, ग्रीन यूज हो रहा है 5, ब्लू यूज हो रहा है 6, वॉयलेट यूज हो रहा है 7, ग्रे यूज हो रहा है 8, व्हाइट यूज हो रहा है 9। और अगर यही कलर कहाँ यूज हो रहे हैं, थर्ड बैंड में यूज हो रहे हैं, तो इनके जो मल्टीप्लायर होंगे वो इसी के करस्पॉन्डिंग में होंगे। क्लियर। वहीं जो आपका फोर्थ बैंड होता है, फोर्थ बैंड में पॉसिबली 3 कलर होते हैं, या तो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, या नो कलर। गोल्ड जो होता है +-5% टॉलरेंस होती है, सिल्वर होता है +-10% टॉलरेंस होती है, नो कलर होता है 20%। बात अभी आती है कि हम इसको याद कैसे रखें। तो देखो, इसको याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब इस स्टेटमेंट में जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, हर कैपिटल लेटर एक इंडिविजुअल कलर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। बाकी इनका टॉलरेंस तो आपको मालूम है। और अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये जो कार्बन कलर कोड है ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी जस्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या स्टडी किया था, वी विल फाइंड दैट R इज इक्वल L इंटू M अपॉन NE² A टाउ। क्लियर। यहां से हमको जो रिलेशन मिले थे, हम 2 रिलेशन लेके चलते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें, तो इन दोनों को मर्ज करने पे हमको क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A।
अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो R इज इक्वल एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है रो इंटू एल बाई ए, या हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। ये तो रो इज इक्वल क्या हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। तो ये जो कांस्टेंट आपको मिला रो, दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो एक फॉर्मूला तो हमको ये मिल गया, क्या मिला, R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए, ठीक। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था। यहां से अगर हम बात करें तो हमको ये भी मालूम है R इज इक्वल क्या होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, क्लियर। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो इन दोनों को कंपेयर करने पे हमको एक और फॉर्मूला मिल सकता है। कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रो इज इक्वल m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। अब यहां से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, वैसे तो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल आर इंटू ए बाई एल, लेकिन कई बार हमको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है कि इफ वी विल चेंज द लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर देन व्हाट आर द चेंजेस इन रेजिस्टिविटी। तो यहां से एक बात समझिए कि रेजिस्टिविटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो किन किन पे डिपेंड करता है, वो हमको यहां से मिलता है। m और e यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट मींस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। और यहां से दो चीजें आपको बहुत क्लियर समझ जानी चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट विल डिपेंड्स ऑन मटेरियल, क्योंकि n मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर सकता है ये, एंड टेम्परेचर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर ऑन रेजिस्टिविटी। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टिविटी R इंटू ए बाई एल, क्लियर। नेक्स्ट इज द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो जो कंडक्टेंस होगा C या G से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज 1 बाई R, क्लियर। और जो कंडक्टिविटी होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल क्या होता है 1 बाई रो, ठीक। अब ये 1 बाई रो हो गया तो यहां से बहुत सी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं कि जो सिग्मा होगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे अभी हमने रो की बात करी थी तो रो हमने क्या पढ़ा था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई m, ठीक। यहां से 1 बाई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मालूम था एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एल एम। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, क्लियर है। अभी जब हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो यहां से एक चीज और समझ लो, इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट भी समझ लो। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, R इंटू ए बाई एल, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा क्या ओम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, क्लियर। दूसरा भी हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की, तो इसके यूनिट भी हम उसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। इसका जो यूनिट होगा, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कितना होता है ओम इनवर्स, और इसका एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। अब देखो स्टेडी स्टेट में अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट मतलब कि जो हमने रेजिस्टिविटी और जो कंडक्टिविटी पढ़ी थी, हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के रेशियो से यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के रेशियो से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, जो आपका ये R है, R इज इक्वल क्या होता है V अपॉन आई, R इज इक्वल V अपॉन आई। अगर हम R की वैल्यू रखते हैं तो R की वैल्यू क्या होती है रो इंटू एल बाई ए, इधर अगर हम V की वैल्यू रखते हैं तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा E इंटू एल बाई आई। जरा देखिए L से L कैंसिल, I और
रो को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I अपॉन ए इज इक्वल ई बाई रो। I अपॉन ए इज इक्वल क्या होता है, J, J इज इक्वल क्या हो गया, E बाई रो। ठीक है, E बाई रो लिख लीजिए, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, E इंटू 1 बाई रो। 1 बाई रो मतलब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी, तो ये क्या हो गया, J इज इक्वल E इंटू सिग्मा। ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, दिस रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी इज कॉल्ड द ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट इज सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो बहुत कॉमन सी बात समझिए, अभी हम एक बात कर रहे थे कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसके रिवर्स में प्रोसेस को अडॉप्ट करें तो हमको ये भी मालूम है कि व्हेन वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर देयर रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेस। और अगर हम टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली क्या करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं, तो रेजिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। और किसी ना किसी डेफिनेट टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वी विल अचीव ए कंडीशन वेयर द कंडक्टिविटी, वेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो एक टेम्परेचर कम करते करते हमको ऐसा भी अचीव होगा कि रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जिस टेम्परेचर पे पहुंच के कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। सिंपली द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर। The temperature at which a substance undergoes a transition from normal conductor to superconductor in a zero magnetic field is called critical or transition temperature। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि टेम्परेचर को अगर हम कम करते जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी और धीरे धीरे क्या होगी, जीरो। तो जब वो जीरो रेजिस्टिविटी को अचीव कर लेंगे, देन कंडक्टर्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर जीरो है तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट लेवल पे होगी। और ऐसा अचीव करने के लिए जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन हमको अचीव होती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट इज द रजिस्टर्स इन सीरीज। अब देखो रजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो हमको ये बात मालूम है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेनेवर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस टाइप से अगर हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में। ये चीज याद रखो, सीरीज में जो करंट होता है वो कैसा रहता है, करंट सेम रहता है। ठीक है। जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ऑल इज डिफरेंट, क्या रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। और इसका जो फॉर्मूला आता है सीरीज में वो क्या आता है, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कंटिन्यू रहेगा अप टू nth। क्लियर। ये मेथड हम कब यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर मैक्सिमाइजेशन, फॉर मैक्सिमाइजेशन, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हमको रेजिस्टेंसेस को यूज करके मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस को यूज करके, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और अगर दूसरा कॉम्बिनेशन हम बात करते हैं तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कब बनता है, जब रेजिस्टर्स इस टाइप से कंबाइंड होते हैं, R1 R2 R3। ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस टाइप से, यानी कि एक एंड सारे एक साथ, दूसरे एंड एक साथ, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दिस इज कॉल्ड पैरेलल। अब इस पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो आपका करंट होता है अक्रॉस द ऑल रजिस्टर्स, करंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट। बट इसमें अक्रॉस द ऑल रजिस्टर्स जो आपका वोल्टेज होगा वो सारे रजिस्टर्स में कैसा होगा, सेम होगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या होता है, 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें क्या करना होता है, फॉर मिनिमाइजेशन, फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हमें रेजिस्टर्स को यूज करके मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर फाइंड करनी होती है तो हम उन रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। डेरिवेशंस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशंस पूछे भी नहीं जाते हैं और बहुत कॉमन हो गए हमारे लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो आपने पढ़ा कि व्हेन वी विल कनेक्ट ए कंडक्टर टू द सेल और टू द बैटरी, करंट विल पास थ्रू इट। जब भी हम इस कंडक्टर को बैटरी से या सेल से कनेक्ट करते हैं,
इसमें क्या होता है, करंट पास होता है। करंट पास होने का मतलब क्या है कि व्हेन वी विल कनेक्ट दिस टू द बैटरी और सेल, देन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, या चार्जेस विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एंड वी नो फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड वर्क हैज टू बी डन। तो चार्जेस को मूव कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या वर्क करना पड़ता है, यही वर्क क्या होता है, दिस वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली the total electric work done or energy supplied by the voltage source in maintaining current in an electric circuit for a given time is called electrical energy consumed in that circuit during that time। clear? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या भी हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल क्या हुआ, वर्क डन बाई वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, बैटरी भी हो सकती है या सेल भी हो सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यहां से डिफाइन करते हो तो E इज इक्वल, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू, या वर्क डन इज इक्वल क्या होता है, V इंटू क्यू, वेयर V इज द वोल्टेज अप्लाइड एंड Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अगर हम Q की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, V इंटू क्यू की वैल्यू क्या होती है, IT। तो पहला फॉर्मूला हमको ये मिल गया, V इंटू IT। अगर हम यहीं से बात करते हैं तो देखो दूसरा फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं I की, I इज इक्वल V अपॉन R रख दें तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T बाई R। क्लियर? अगर हम यहीं पे क्या करते इसमें, ठीक, अगर हम इसी में V की वैल्यू IR रख देते तो ये क्या हो जाता, E इज इक्वल I स्क्वायर RT, E इज इक्वल I स्क्वायर RT। रखते जाइएगा, क्या VIT हो गया, V की वैल्यू I की वैल्यू V अपॉन R रखेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर यहाँ V की वैल्यू IR रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। इन सारे से एक बात तो कॉमन है कि जब हम इसकी SI यूनिट निकालेंगे, क्योंकि है एनर्जी यानी कि वर्क डन, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट इज जूल। सिंपली हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन बाई द वोल्टेज सोर्स टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट या टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। सर्किट में चार्ज के फ्लो को या करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए बैटरी या सेल जो वर्क करता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए, वी ऑल नो दैट व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर और एनी सर्किट, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। किसी भी कंडक्टर से हम करंट को पास करते हैं तो कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज व्हेन वी विल पास द करंट ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, some amount of their kinetic energy is converted in the form of heat। यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे जब आप क्या करोगे, बैटरी कनेक्ट करोगे और इसमें करंट फ्लो कराओगे, तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे, एंड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे विल रेगुलरली कोलाइड, लगातार क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, और ड्यू टू देयर कॉलिजन सम अमाउंट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब कॉलिजन होगा तो कॉलिजन में क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ड्यू टू दैट हीट देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज। दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, क्योंकि जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, वो किसके इक्वल होगा, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल होगा एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा पीछे, हीट प्रोड्यूस्ड की बात आती है तो H इज इक्वल क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा VIT, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा I स्क्वायर RT, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, V स्क्वायर T बाई R। ठीक, ये आ गया आपका फॉर्मूला किसका, हीट प्रोड्यूस्ड का। अब इस हीट की बात करते हैं, ये हीट किसमें है, दिस हीट इज इन जूल। अगर हम यही हीट किसमें बात करते हैं, कैलोरी में, तो हमको मालूम है, वी नो, जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल क्या होता है, 1 कैलोरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल VIT डिवाइडेड बाई 4.18 इज इक्वल I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.18 इज इक्वल V स्क्वायर T बाई
4.18 R। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये किस में होगा? कैलोरी में। किस में होगा? ये फॉर्मूला आपका आएगा इन कैलोरी, ठीक है। और हमको ये मालूम है कि जो आपका कैलोरी होता है 1 कैलोरी इज इक्वल क्या होता है? 4.18 जूल, ठीक, 4.18 जूल, ये रिलेशन होता है। तो यहां से ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए अभी हमने हीट प्रोड्यूस्ड की बात की, तो हीट प्रोडक्शन का कितना क्या फॉर्मूला आ रहा था ये। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम देखें तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? हमको ये मालूम है कि हीट प्रोड्यूस कब होती है? जब करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने पे क्या क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स विल रेगुलरली कोलाइड विद ईच अदर, और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण उनकी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर। पहला क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी कि H is directly proportional to R, and time for which the current is flow, H is directly proportional to T। यानी कि अगर हम इन तीनों को मर्ज कर देते हैं तो यहां से क्या मिलता है? H is directly proportional to I square RT। This is called the Joule's law of heating। क्लियर है? This is called the Joule's law of heating, और ये ऑलरेडी फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम कहां कहां अप्लाई करते हैं? बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है, फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है उसमें यूज होता है, ठीक, हीटर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें यूज होता है, या जो फ्यूज होता है इसमें यूज होता है। तो कॉमन से एप्लीकेशंस हैं। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस बल्ब में यूज होता है, हीटिंग अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं। आर्क लैंप यानी कि जो आर्क लैंप होता है उसमें भी हीटिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके अलावा एक फ्यूज दिया है, फ्यूज को समझ लीजिए। फ्यूज क्या होता है? ये एक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जिसका वर्किंग फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे होता है। यानी कि जब भी हम किसी सर्किट को बनाते हैं तो सर्किट के बीच में हम एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। तो फ्यूज वायर लगाने से क्या होता है कि जब भी सर्किट में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू द जो मतलब एक्स्ट्रा करंट जब भी सर्किट को कंज्यूम करता है तो ड्यू टू द करंट उसका क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये हीट वायर क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। जैसे ही हीट वायर मेल्ट होता है, जो सॉरी फ्यूज वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। फ्यूज वायर मेल्ट होता है तो क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी और करंट फ्लो होना उसमें बंद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो पावर तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने पावर पढ़ा नॉर्मल पावर होती है वैसी इलेक्ट्रिकल पावर, दैट मींस द रेट ऑफ कंज्यूम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रेट ऑफ वर्क डूइंग वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब वर्क करता है तो उसके वर्क डन की जो रेट होती है या उसकी एनर्जी कंज्यूम्शन की, एनर्जी कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी होती है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ कंज्यूम्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है या जितना वर्क करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा है पावर इज इक्वल क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक। तो P इज इक्वल क्या होगा? E बाई टी। E के आपने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर उन फॉर्मूलों में वैल्यू प्लेस करते हैं तो P इज इक्वल क्या होगा? जैसे VIT होता है E की वैल्यू, तो VIT बाई टी कितना होगा? P इज इक्वल VI। एक फॉर्मूला ये आ गया। इसी को अगर आप चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? I स्क्वायर R लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो? V स्क्वायर बाई R। क्लियर है? ये हो गया। एक चीज याद रखना, क्योंकि पावर है तो इसकी जो SI यूनिट होगी, इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसी की SI यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं? दैट मे बी रिटन एज वॉट। जूल पर सेकेंड, या इसी को क्या लिखा जा सकता है? वॉट। क्लियर? ओके, ठीक। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक, ये दिया है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं ताकि हमको समझ में आता रहे, ठीक। ये हो गया आपका SI यूनिट। अभी हमने क्या लिखा था? SI यूनिट की हम बात कर रहे थे। SI यूनिट क्या था? जूल पर सेकेंड, या इसी को क्या लिखते हैं? वॉट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सेल। अब ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसको भी जरा समझते हैं।
सिंपली अभी हमने बात की पीछे के किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करा सके या सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी दे सके। ये जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल या जो एनर्जी का जो सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेल। सो सिंपली वी कैन से द इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर for continuous flow of electric current. It converts chemical energy of electrolyte is in electrical energy. In electrical energy, cell is a source of constant EMF, not constant current. यानी कि एक ऐसा सोर्स जो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है या कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल। करता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, सेल की अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो सेल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल। ठीक, प्राइमरी सेल की पहचान क्या है, दीज आर नॉन रिचार्जेबल, यानी कि ये सिंगल टाइम यूज ओनली होते हैं, यूज एंड थ्रो टाइप। एक बार अगर हम इनको यूज कर लें, हम इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं, डैनियल और लैग्रांजे सेल हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। दो सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखो, अभी हमने बात की थी कि सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, नॉट कांस्टेंट करंट। हमने ये भी बात की कि किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट के फ्लो को मेंटेन करना है, जैसे ये सर्किट है या ये कोई कंडक्टर है, तो करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम एक कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स की बात करते हैं। ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स होता है इसी को सेल बोलते हैं। अब सेल जितना पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है, तो सेल की दो प्रॉपर्टीज हैं। एक होता है सेल का ईएमएफ, दूसरा होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का ईएमएफ क्या है, अब एक सिंपल सी बात समझो। ये बात बहुत कॉमन है कि अगर हम मार्केट से सेल परचेज करने जाते हैं तो सेल पे उसकी रेटिंग लिखी होती है। जैसे लिखा होता है 10 वोल्ट का सेल है, तो 10 वोल्ट का सेल होने का मतलब क्या है, ये जो 10 वोल्ट दिया है दिस इज द ईएमएफ। ये ईएमएफ होता क्या है कि जब भी हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं सेल को, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यानी कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट चार्ज को, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू द सर्किट। सर्किट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मतलब यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। या हम इसको बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। ये सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। इन पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सेल के इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू द सेल या पास बाय द सेल। अगर सेल को हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रखा है, उस कंडीशन में जब हम उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल मेजर करेंगे, वो पोटेंशियल कैसा होगा, मैक्सिमम। इसी मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। क्या डिफाइन किया है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल एंड ऑन एन ओपन सर्किट, यानी कि व्हेन नो करंट इज सप्लाइड बाय द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। द ईएमएफ ऑफ ए सेल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज को कंप्लीट सर्किट में एक चक्कर लगाने के लिए जितना वर्क डन सेल करता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, सेल के ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईएमएफ को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट मे बी रिटन एज W बाई Q नॉट। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वंस अराउंड द सर्किट। अब ये ईएमएफ है क्या, ये एक्चुअली में वोल्टेज ही होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। बट ये याद रखो, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन नो करंट इज सप्लाइड बाय द सेल टू द सर्किट, ओपन सर्किट की कंडीशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेल इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अब ये भी समझिए। जैसे अभी हम सेल की बात कर रहे थे, सेल का जरा देखते हैं। सेल में क्या होता है, इस टाइप से 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक, जैसे इन इलेक्ट्रोड्स को इन सॉल्यूशन में डिबोया जाता है और सर्किट से हम कनेक्ट करते हैं,
वैसे ही सॉल्यूशन का क्या होता है, ये सॉल्यूशन आयनाइज हो जाता है। सॉल्यूशन जब आयनाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे तो मान लीजिए पॉजिटिव आयन एक पे जाके कलेक्ट होंगे और नेगेटिव आयन जो होंगे वो दूसरे पे जाके कलेक्ट होते हैं। अब जब सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यानी कि आयन ब्रेक होना शुरू हुए, तो पॉजिटिव एक तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव दूसरी तरफ मूव करते हैं, और ड्यूरिंग द मूवमेंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। अब जब ये टकराते हैं, दैट मीन्स द फ्लो ऑफ करंट यहां भी इंटरप्ट होता है। अब ये फ्लो ऑफ करंट कहां इंटरप्ट हो रहा है, इनसाइड द सेल। दैट मीन्स द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल आर से, ऑफ ए फ्रेश सेल इज जनरली लो, यानी कि नया सेल होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। व्हाइल द सेल इज यूज्ड, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब बात ये आती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन सेम किया है, अपोजिशन ऑफर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए मतलब अपोज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स दिए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। चार फैक्टर पे ये भी डिपेंड करता है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लेट के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। देखो बहुत कॉमन सी बात समझना है, सपोज एक सर्किट है, हमने एक सर्किट में, या एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हम एक सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक, ये कंडक्टर था, हमने इस कंडक्टर से एक सेल को कनेक्ट किया, ये सेल है। सपोज सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, E, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R, सेल का ईएमएफ E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R, क्लियर। अब एक बहुत कॉमन सी बात समझो कि अगर हम मार्केट से 10 वोल्ट का सेल परचेज करके लेके आते हैं, और अगर हम उसको किसी सर्किट में लगा के करंट फ्लो कराएं, और उसके बाद हम उस सर्किट का वोल्टेज मेजर करें, तो क्या 10 वोल्ट हमको मिलेगा, नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना, क्योंकि सेल जब एनर्जी सप्लाई करता है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, तो उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम हो जाता है। तो सर्किट में उतनी एनर्जी जितनी उसके पास थी, 100% एनर्जी सर्किट में वो सप्लाई नहीं करता। दैट मीन्स सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेल के ईएमएफ से कम होता है। अब सर्किट में जो वोल्टेज हमको मिलता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल। यहां पे अब हम जो वोल्टेज मेजर करते हैं, ये जो वोल्टेज हमको मिलता है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। हमको इसी टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के रिलेशन के लिए बात करें, तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो ईएमएफ होता है, क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल क्या होगा, सॉरी, करंट इन द सर्किट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है, तो करंट जो होगा, करंट इज इक्वल क्या होगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पे ध्यान से समझना, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट हमने सर्किट में जो लिया है वो कितना है, सपोज सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I था, करंट अगर I है तो I इज इक्वल क्या होगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस तो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और एक सेल का इंटरनल है स्मॉल r, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हमको ये क्या मिलेगा, देखने को क्या देखने को मिलेगा, ईएमएफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, I, और ये क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, ठीक। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ईएमएफ इज इक्वल IR प्लस I इंटू स्मॉल r। अच्छा, I इंटू R ये क्या होता है, ये वोल्टेज होता है, तो यहां से हमको ये क्या मिल गया, ईएमएफ इज इक्वल V प्लस IR, क्लियर, दिस इज द रिलेशन।
या इसी रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस मे बी रिटन एज V इज इक्वल EMF माइनस IR। क्लियर? इसी को हम थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इज इक्वल E माइनस V। अगर हम यहाँ से I को ट्रांसफर कर देते हैं तो R इज इक्वल क्या होगा, E माइनस V अपॉन I। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इनमें से आप कोई सा भी यूज कर लो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF। टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF, यही इंटरनल रेजिस्टेंस का भी रिलेशन है इनके साथ, वो बीच में इसी के साथ इंक्लूड हो गया। अभी ये क्या किसके लिए, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अगर हम इसी में बात करते हैं किसके, इन केस ऑफ चार्जिंग, फॉर चार्जिंग ऑफ सेल, अगर हम इसमें केस उल्टा कर दें तो चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल के केस में क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द EMF। चार्जिंग ऑफ सेल में जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो EMF से ज्यादा होना चाहिए, तभी चार्जिंग हो पाएगी। और अगर हम ये केस अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर अगर हम इसी फॉर्मूले को लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल V माइनस IR। तो केस ये बनता है। क्लियर है? ओके, तो रिलेशन ये हमारा हो चुका है। तो टर्मिनल पोटेंशियल को हमने डिफाइन भी किया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज डिलीवरिंग करंट इन द करंट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V। ठीक, हम रिलेशन इसका फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द सेल्स इन सीरीज। अब मान लीजिए किसी सर्किट में n आइडेंटिकल सेल, कैसे, n आइडेंटिकल सेल, हम यहां पे बात कर रहे हैं फॉर n आइडेंटिकल सेल्स। अब यहां पे देखो n आइडेंटिकल सेल्स हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज में। सीरीज में सेल्स कनेक्ट करने का मतलब क्या, सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इससे हमने n सेल्स कनेक्ट किए हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है, कितने सेल हैं, n सेल हैं। अब इन सेल के बारे में हमको क्या मालूम है, हर सेल का EMF E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। क्लियर? सपोज द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज I। अब अगर I करंट पास हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, जो करंट होता है, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, करंट इज इक्वल क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, या हम बात कर सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब देखो करंट हो गया I, किस में लगे हैं, सीरीज में, कितने सेल हैं, n सेल हैं, कितने सेल हैं, n, तो नेट EMF कितना हो जाएगा, n इंटू E अपॉन रेजिस्टेंस। देखो कैपिटल R तो है ही, इनका अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस देखते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होगा, NR हो जाएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस NR। अलग अलग कैलकुलेट करके हम इसको रख सकते हैं। पहले हम R का, स्मॉल r का n सेल का निकालेंगे तो NR, और ये भी किसमें है, सीरीज में होता है, एक्सटर्नल हमेशा सीरीज में होता है, तो क्या हो गया, I इज इक्वल NE अपॉन R प्लस NR। सेकेंड कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का इन पैरेलल। अब इसमें भी हम क्या बात करेंगे, फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, कैसे सेल ले रहे हैं, आइडेंटिकल सेल्स। अब देखो n आइडेंटिकल सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लिया R, n आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, एक सेल ये है, ओके, एक सेल ये है, एक सेल हमने और लिया, ये रहा, ऐसे करके हमने कितने सेल लिए हैं, n सेल लिए हैं, कितने सेल लिए हैं, n आइडेंटिकल सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं। और इन सारे सेल्स के बारे में जो एक कॉमन बात है, क्या है, इन सब का EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक, ये सारे किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक रेजिस्टेंस हमने इनसे कनेक्ट किया हुआ है, कितना, कैपिटल R, किसमें, सीरीज में। अब मान लीजिए सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, रेजिस्टेंस ये कितना है, R। अब यहां पे देखो, सबसे पहले अगर हम फाइंड करते हैं नाउ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/r डैश इज इक्वल 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1/r डैश इज इक्वल क्या होगा, n अपॉन r, यानी कि अगर हम यहाँ से r डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, r/n। ये रिजल्टेंट क्या हो गया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं तो नाउ करंट इन सर्किट, करंट इज इक्वल क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। क्लियर, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब देखो नेट ईएमएफ क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में जो ईएमएफ है वो ऐड तो होंगे नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल एन, सॉरी I इज इक्वल क्या होगा, E अपॉन R प्लस एन अपॉन R, क्योंकि ये वाला इन सबके साथ सीरीज में है, तो इन सबका टोटल आ गया R अपॉन एन, क्या आया, n अपॉन R नहीं होगा, R अपॉन एन। एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल क्या होगा, E अपॉन ये क्या हो जाएगा, एन आर प्लस स्मॉल r बाई एन, ये n कहाँ जाएगा, ऊपर, ये क्या हो गया, I इज इक्वल एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहां से देख लो, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट व्हेन n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक, किरचॉफ्स लॉ में अगर हम बात करते हैं तो पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑलरेडी हमको मालूम है, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड जंक्शन रूल, that is also called, that is based on the principle of conservation of charge। ठीक, किरचॉफ्स लॉ यूज क्यों करते हैं, ये ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, these laws are used to find the current or the EMF in any branch of circuit और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उन सर्किट में करंट या ईएमएफ को फाइंड करने के लिए या वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम इन लॉज को यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सर्किट में क्या होता है, सिंपल सर्किट में तो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, बट जब किसी सर्किट में मोर देन वन ईएमएफ सोर्स होते हैं तो वो सेल जो लॉज थे सीरीज या कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के काम नहीं आते, तब हम इन लॉज को यूज करते हैं। सो देयर आर टू लॉज, किरचॉफ के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द जंक्शन रूल, दैट इज नोन एज केसीएल। क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मे बी स्टेटेड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर हम कोई जंक्शन पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे इस टाइप से करंट है, ठीक है, कुछ करंट इनकमिंग होंगे, कुछ करंट आउटगोइंग होंगे। मान लीजिए ये I1 हो गया, ये क्या हो गया I2, ये क्या हो गया I3। तो इस जंक्शन पे अगर हम करंट का अलजेब्रिक सम लेते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दैट मीन्स जो सिग्मा I होगा इस जंक्शन के लिए वो कितना होगा, जीरो। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और स्टेट कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम के जीरो होने का मतलब क्या है कि नेट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। दैट मींस इट may also be stated as the sum of currents flowing towards any junction in an electrical circuit is equal to the sum of currents flowing away that junction। यानी कि the sum of currents flowing towards the junction is equal to the sum of currents flowing away from that junction। यानी कि नेट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। यानी कि जब हम बात करते हैं कि इनकमिंग करंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज नोन एज जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल का फुल फॉर्म क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये लिखा है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज राइटली कॉल्ड द जंक्शन रूल। क्लियर, तो किसी भी जंक्शन पे करंट को फाइंड करने के लिए हम इस लॉ को यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें किरचॉफ के सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ इज कॉल्ड द लूप रूल एंड दैट इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड केवीएल। क्या है, ये किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज की इक्वेशन को शो करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, दिस लॉ इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मे बी स्टेटेड एज अंडर इन एनी क्लोज्ड electrical circuit or loop
द algebraic sum of all the electromotive forces and voltage drops in the resistor is equal to 0। क्या होता है कि जो algebraic sum है वो किसका, EMF का, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज लॉस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। अगर हम इसी को चाहें तो हम समेशन ऑफ E इज इक्वल समेशन ऑफ IR भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको एक लूप दिया है, ये लूप दिया है, ठीक, ये मान लीजिए इसका EMF E1 है, इसका EMF कितना है E2, ठीक। इधर अगर हम बात करते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस लगा है ये R1, इधर एक रेजिस्टेंस लगा है दिस इज R2, और मान लो एक इधर ये कंटिन्यू हम करते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस है क्या R3। क्लियर। अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं, इसका EMF E2, तो इसमें दो लूप बन रहे हैं। मान लीजिए इससे करंट निकल रहा है कितना I1, इससे करंट निकल रहा है कितना I2, इधर कितना करंट जा रहा है I3। इस जंक्शन पे आके दोनों मिल जाएंगे, इधर जाएगा I3, ठीक। यहाँ पे जब करंट जाएगा ये लौट के आएगा, इधर कितना हो जाएगा फिर से I2, इधर कितना चला जाएगा I1, नीचे से तो आपका I3 आ ही रहा है। अगर हम इस जंक्शन की बात, इस लूप की बात करते हैं, तो इस लूप में जरा देखो, ये लॉ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या बोला था, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का एल्जेब्रिक सम। अब कैसे होगा, तो इसके लिए देखना पड़ेगा। ये देखो सेल दो लगे हैं, इसका और इसका। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि सेकंड लॉ को अगर हमें कहीं अप्लाई करना होता है, तो सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एक वर्चुअल सर्कुलेशन मानते हैं। वर्चुअल सर्कुलेशन हम एज्यूम करेंगे, मान लीजिए हमने सर्कुलेशन इस टाइप से मान लिया, ठीक। अब अगर सेल सर्कुलेशन के फेवर में कनेक्ट है तो क्या है, EMF पॉजिटिव होगा, और जो सर्कुलेशन के अपोजिट कनेक्ट होंगे उनका EMF नेगेटिव। जैसे सर्कुलेशन इसका देखो पॉजिटिव से निकल रहा है और किधर जा रहा है नेगेटिव में, यानी कि ये सेल सीधा लगा हुआ है तो इसका EMF कितना हो जाएगा E1। अब इसमें देखो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, किधर से निकल रहा है नेगेटिव से, मतलब ये सेल उल्टा हो गया तो इसका EMF कितना हो गया नेगेटिव E2 इज इक्वल IR का। देखो दो रेजिस्टेंस है इस लूप में, इस रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट है I1, इसमें कितना करंट है, सॉरी R1 में कितना करंट है I1, और इसमें करंट कितना है, इसमें भी I1 है, ठीक है। हम एक और रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे ये देखना जरा, रेजिस्टेंस को हम यहाँ नहीं मानते, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। रेजिस्टेंस को हम मानते हैं इधर, मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये कितना है, ये रेजिस्टेंस R2। अब देखो R1 में कितना करंट है I1, और R2 में कितना करंट है I2। अब करंट भी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चलेंगे। देखो ये सर्कुलेशन ऐसा जा रहा है, करंट I1 भी ऐसा रहा है, यानी कि I1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I1 R1। अब देखो I2 इधर आ रहा है करंट, और सर्कुलेशन किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी कि I2 नेगेटिव हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस I2 R2। यानी कि हम वर्चुअल सर्कुलेशन मान के E और I के पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग इनको ऐड करते जाएंगे, और हम सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपने क्लियरली देख लिया कि समेशन ऑफ E इज इक्वल क्या होगा, समेशन ऑफ IR, या हम बोल सकते हैं सम एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। क्लियर। अब यही अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक सर्किट कॉम्बिनेशन है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम चार रेजिस्टेंसेस को एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, और जब पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज करने के बाद क्या होगा, पूरा सा समझना है इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से। क्या है, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली एन अननोन रेजिस्टेंस। इट वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय व्हीटस्टोन। प्रिंसिपल क्या है, in balanced condition of Wheatstone bridge, the ratio of resistances of any two adjacent arms of the bridge is equal to the ratio of resistances of two remaining two adjacent arms। ये फॉर्मूला हो गया। क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, कि व्हीटस्टोन ने क्या किया था, चार रेजिस्टेंसेस को एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज किया था। जैसे ये है P, एक ये है Q, एक रेजिस्टेंस हम इधर ऐड करते हैं R, और एक इधर हो गया R, एक हो गया ये, ठीक, ये हो गया आपका S। ये हमने एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज कर लिए। अगर हम इनके एक डायगोनल पे क्या करें, ये एक डायगोनल है,
एक डायगोनल पे हम क्या करते हैं, एक की और की के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और दूसरे डायगोनल पे हम एक दूसरी की के साथ क्या करते हैं, एक बैटरी या एक सेल लगा देते हैं। ठीक, और जब हम इसमें करंट पास कराते हैं, अब अगर हम इसमें करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने पे देखिए जैसे हम की को कनेक्ट करेंगे और इसमें करंट पास कराएंगे तो होगा क्या, सपोज अगर हमने इधर से करंट पास कराया आई, तो करंट इस जंक्शन पे आके दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। अगर हम करंट इसमें पास कराते हैं एंड इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, सर्किट कनेक्ट है, क्लोज्ड है, करंट इसमें जाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, दैट मींस गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है, देन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड, या इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्रिज, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन हम अचीव कर लेते हैं, इन दैट सिचुएशन the ratio of resistances in adjacent arms is always equal to the ratio of resistances in remaining two, यानी कि इन दोनों के रेजिस्टेंसेस का रेशियो P और Q के रेजिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होगा, R और S के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव करने के लिए कोई ज्यादा हमको नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। अब देखो जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में हम क्या करते हैं, रोटेशन को अज्यूम करते हैं, ये हो गया, इसमें रोटेशन को अज्यूम करेंगे। ठीक, इस लूप वन में देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन लूप वन, ठीक, क्या लगाएंगे, बाई केवीएल लगाइए। देखो लूप वन में कोई भी ईएमएफ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लूप वन में कोई भी ईएमएफ आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कोई भी सेल नहीं लगा है। दैट मीन्स आपने क्या पढ़ा है, समेशन ऑफ ई इज इक्वल क्या होता है, समेशन ऑफ आई आर। तो ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल, देखो ये I1 रोटेशन के फेवर में है तो पॉजिटिव होगा, I1 इंटू पी। अब देखो I2 नीचे है, रोटेशन ऊपर, अपोजिट है तो I2 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I2 इंटू आर, I2 इंटू आर। यहां से क्या इक्वेशन मिलेगा, I1 इंटू पी इज इक्वल I2 इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1। यही अगर हम बात करते हैं किसमें, इन लूप टू में देखो, लूप टू में भी वही करना है हमको, समेशन ऑफ ई इज इक्वल समेशन ऑफ आई आर, ये भी कितना 0। इसमें भी देखो ये करंट I1, क्योंकि नीचे कोई करंट जा नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा I1 इसमें जाएगा और पूरा का पूरा I2 इसमें जाएगा। तो देखो I1 Q के फेवर में, मतलब रोटेशन के फेवर में है, और I2 ऊपर जा रहा, रोटेशन नीचे, यानी कि ये अपोजिट हो गया। देन अगेन वी कैन राइट I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस, लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू क्यू इज इक्वल I2 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं पे अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो कर लें, तो इक्वेशन 1 और 2 का जब आप रेशियो करोगे तो क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, और हमको क्या मिलेगा, रिलेशन P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन S। क्लियर, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज। अब देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, सिंपली अगर हम मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो मीटर ब्रिज भी एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन है कैसा होता है, इसमें दो एल शेप की मेटलिक स्ट्रिप्स होती हैं, मेटल की दो स्ट्रिप होंगी, किस शेप में होंगी, एल शेप में, एक ये हो गई, ठीक, एक ये हो गई, एल शेप की दो मेटलिक स्ट्रिप्स होती हैं, और इन दोनों मेटलिक स्ट्रिप्स के बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप हम लगा देते हैं टू फॉर्म टू गैप्स, दो गैप। एक गैप जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, दैट इज ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। दूसरा जो गैप होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं एस, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर, ये कैसा है, नॉन है, और ये हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया एस।
अननोन। इस स्ट्रिप के जो लोअर एंड होते हैं, लोअर एंड के बीच में हम एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर कनेक्ट कर देते हैं और इस वायर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर होता है। सेंट्रल स्ट्रिप के बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी कनेक्ट की जाती है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी कनेक्ट की जाती है। ये जो जॉकी होती है, दिस जॉकी इज फ्री टू स्लाइड ओवर द वायर। ये जॉकी फ्री होगी इस वायर के ऊपर स्लाइड करने के लिए। ये तो इसका हो गया। वही अगर इस सर्किट के पावर सप्लाई के लिए देखें तो पावर सप्लाई के लिए ये जो आपके टर्मिनल्स हैं ए और बी, जिनके बीच में वायर कनेक्ट है, इनको हम किसी रियोस्टेट के थ्रू क्या करते हैं, एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं और इसको पावर सप्लाई देते हैं। अब देखिए जब आप इसको पावर सप्लाई दोगे तो पावर सप्लाई देने पे व्हेन वी विल कनेक्ट द जॉकी टू द वायर देन वी विल नोटिस सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जैसे ही हम जॉकी को कनेक्ट करते हैं इस वायर से तो गैल्वेनोमीटर में हमें क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। बट अगर हम इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करते जाएं तो इस वायर के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां डिफ्लेक्शन कितना होता है 0। मान लीजिए हमने इसको स्लाइड किया और इस पॉइंट पे आके सी पॉइंट पे आके हमको क्या मिल गया, 0 डिफ्लेक्शन मिल गया, यानी कि इस पॉइंट पे हमें मिल गया नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जहां पे मिलता है वहां पे हमारा जो ये जो ब्रिज होता है ये कैसा हो जाता है, दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब ये ब्रिज अगर बैलेंस्ड हो जाएगा तो इस कंडीशन में देखो, लेट अस अज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ AC। इस पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लीजिए, सपोज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज L एंड द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है तो इसका कितना हो जाएगा लेंथ 100 माइनस L। अब यहां पे समझो तो वी नो, क्या मालूम है हमको, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ वायर इज P एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ वायर इज Q। जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिला हमने मान लिया यहां से वायर दो पार्ट में डिवाइड है, इधर P उधर रेजिस्टेंस कितना है Q, इधर की लेंथ L उधर का रेजिस्टेंस उधर की लेंथ 100 माइनस L। तो अगर ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि P बाई Q जब हम फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, L बाई 100 माइनस L। ठीक, बट फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। क्यों है बैलेंस्ड ब्रिज, क्योंकि हमको यहां पे क्या मिला है, नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो नल डिफ्लेक्शन के केस में हमने ये भी पढ़ा है कि जो P बाई Q होता है वो किसके इक्वल होता है, R बाई S के। अगर यहाँ पे ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये R और S का रेशियो किसके रेशियो के इक्वल होगा, P और Q के। ठीक, तो यहां से अगर हम वैल्यू रखते हैं P बाई Q कितना हो गया, L अपॉन 100 माइनस L, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R बाई S। तो यहां से अगर हम S की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से S की वैल्यू क्या आएगी, S इज इक्वल R इंटू 100 माइनस L बाई L। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, फॉर द अननोन रेजिस्टेंस इन मीटर ब्रिज। क्लियर, तो बहुत कॉमनली समझ लीजिए ये मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। और ये भी सिंपली किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये इसका डायग्राम है कुछ इस टाइप से, और ये इस टाइप से कैलकुलेशन करके हम यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन वन शॉट नेक्स्ट चैप्टर की। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।